हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे हरियाणा जी के में हमने मराठों को निपटा दिया भाई। मराठों का किस्सा था जितना हरियाणा में वो ख़त्म हो गया। तो देखिए हम एक जगह कंफ्यूज थे, उसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। हम यहाँ पे कंफ्यूज थे कि भाई माताजी सिंधिया की मृत्यु कब हुई थी। भाई ये 1794 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। कब इसकी मृत्यु हुई भाई? 1794 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी, फरवरी 1794 में। ठीक है, उसके बाद दौलत राव सिंधिया जो इसका भतीजा था वो आया था, पर ये अयोग्य शासक था तो इसका भी निपटारा अंग्रेजों ने कर दिया था। अब हरियाणा पे किसका कब्जा हो गया था भाई? अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। आज हम एक टॉपिक करते हैं हरियाणा में, क्या? जाटों का उदय। कौन सा टॉपिक करते हैं भाई? जाटों का उदय। ठीक है, वैसे ना जाटों का उदय हमने एक जगह देख लिया है, जब हमने औरंगजेब का किया था पोर्शन। औरंगजेब वाले में जाटों का विद्रोह आया था, उसमें ऑलमोस्ट निपट गया था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं आज। छोटा सा ही टॉपिक होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जो ये जाट थे ये कौन थे भाई? ये कृषक जाति से थे। कहाँ से थे ये लोग? ये कृषक जाति के लोग थे। और क्या होता है भाई, ये ना समस्त हरियाणा में आबाद थे। जो जाट एरिया था, जाट लोग हैं, ये समस्त हरियाणा में थे। औरंगजेब के शासनकाल में क्या हुआ भाई, इनके जो काम धंधे पर, खेती बाड़ी पे ज़्यादा असर पड़ गया था। एक तो औरंगजेब ने कर ज़्यादा लगा दिया था हिंदुओं पे। दूसरा क्या किया भाई, जैसे आर्थिक शोषण होने लगा भाई, धार्मिक भेदभाव भी होने लगा। और जैसे जो आपके हिंदू थे उनका धर्म परिवर्तन भी ज़्यादा तौर पे करवाया जाने लगा था। तो इस वजह से क्या हुआ भाई, जाटों ने क्या किया, हल छोड़कर अपने तलवार उठा ली। और जैसे इनका जो मेन एरिया था, इनका मेन एरिया बोला जाता है फरीदाबाद के पास। फरीदाबाद के पास एक एरिया है तिलपत, जहां पे इनका जाटों के साथ औरंगजेब का तिलपत का युद्ध भी हुआ था 1694 ईस्वी में। ये मैं आपको वहां पे उस वीडियो में करवा चुकी हूँ, औरंगजेब वाले में, वहां पे जाके डिटेल देखना। ठीक है, तिलपत जो एरिया है, तिलपत गांव में एक किसान नेता थे। कौन थे? गोकुला। कौन थे भाई? गोकुला। ठीक है, गोकुला थे, ये इनके नेता थे। इस गोकुला को अन्य नाम से जाना जाता है, कई जगह आपको इनका अन्य नाम देखने को मिलता है। एक तो ओला, और एक और नाम था इनका, था कान्हर देव। क्या था भाई? कान्हर देव। ठीक है, वैसे तिलपत का युद्ध वगैरह मैं आपको करवा चुकी हूँ भाई, 1694 में हुआ था। यहाँ पे जाट लोग जीत गए थे। और जो ये तिलपत है ये वही है भाई जहाँ पे भगवान जो आपके श्री कृष्ण थे उन्होंने कौरवों को कहा था, जैसे हर 5 इन्होंने गांव मांगे थे पांडवों ने, तो उनमें से एक गांव तिलपत ही था। ये देखो क्या थे भाई, जो ये गोकुला थे ये काफ़ी है ना अदम्य साहस के इंसान थे, और महान वीरत्व के गुण इनमें थे। जोड़ तोड़ के ना ये संगठन बनाने की कला में भी बहुत माहिर थे। कौन? गोकुला। जो ये गोकुला है, इन्होंने क्या कहा भी, किसानों को इकट्ठा किया और इन्होंने कहा कि तुम अब इनको टैक्स देना बंद करो। किनको? मुगलों को। तो विद्रोह स्टार्ट हो गया। तो क्या होता है भाई, तिलपत का तो युद्ध स्टार्ट हो गया था 1694 में। फिर 1699 एंड में क्या होता है, 1699 के एंड में दोबारा इनका मुगलों के साथ, जो औरंगजेब की सेना है उसके साथ दोबारा युद्ध होता है। और फिर क्या, यहाँ पे एंड ऑफ द लगा लो भाई, एंड ऑफ द 1699 में हुआ था। ठीक है, किनके साथ? मुगलों के साथ इनकी झड़प होगी भाई, जाटों की दोबारा। अब 1 जनवरी 1670 को क्या होते हैं भाई, गोकुला को कैद कर लेते हैं औरंगजेब, और है ना बहुत बुरे तरीके से मारता है। मारने का रीज़न क्या था कि भाई यहाँ के लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए, भाई जो भी हमारा विद्रोह करेगा उसके हालात ये हो जाएंगे। तो गोकुला को कब मार दिया भाई? 1 जनवरी 1670 को गोकुला की मृत्यु हो जाती है। अब गोकुला की मृत्यु के बाद कौन आता है? गोकुला की मृत्यु के बाद जो इनका उत्तराधिकारी होता है, या जो इनका नेतृत्व करते हैं जाटों का, वो कौन करता है भाई? राजा राम करता है। और ये राजा राम कौन था? ये गोकुल का पुत्र था। ठीक है, ये जो राजा राम है ये गोकुल का पुत्र है। और इसने ना फिर 1670 जैसे भाई ये मरे थे, और 1680 तक इन्होंने जाटों का नेतृत्व किया। और राजा राम ने भी काफ़ी सफल नेतृत्व किया भाई, पर मुगल सेनापतियों को हराया भी काफ़ी जगह इन्होंने। पर फिर क्या होता है भाई, जो आपका एक सेकेंड,
भाई मेरी तबीयत डाउन है थोड़ी। इन्होंने यहाँ शासन किया। फिर 1687 में होता है, 87 तक शासन लगा लो इनका आप तरह से, एक तरह से। 1687 ईस्वी में क्या हुआ भाई, एक मुगल सेनापति थे उधर खां। कौन थे? मुगल सेनापति थे एक, मुगल सेनापति। इन मुगल सेनापति का नाम था उधर खां। क्या था भाई? उधर खां। इसको राजा राम ने क्या कर दिया भाई? मार दिया। ठीक है, राजा राम ने इनको क्या किया भाई? मार दिया। अगर इनको मार दिया तो ऑब्वियस बात है भाई औरंगजेब के तो आग लगेगी और काफी लूटपट भाई, लूट मार की। फिर इसको मार दिया, पर यहाँ पे भी ये औरंगजेब इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। फिर 1 मार्च 1688 ईस्वी में क्या होता है भाई, जो ये राजा राम है इसने अकबर के मकबरे को लूटा और उनकी हड्डियां निकाली और जला दी। ठीक है, जैसे ना काफी लूटपाट की, वहां पे सोने चांदी के कुछ बर्तन थे वो भी इन्होंने लूट लिए, जैसे मूल्यवान वस्तुएं थी भी, गलीचे वगैरह थे, वो खूब जाटों ने यहाँ खूब लूटपाट की भाई। जैसे छतौर दीवारों पे इनके जड़े रतन वगैरह नहीं जड़े होते, ये भी इन्होंने उखाड़ लिए थे। और जो आपका सम्राट अशोक था, इसकी कब्र को खोद कर उसकी जो अस्थियां थी, हड्डियां थी, उनको आग में जला डाला था। फिर यहाँ पे क्या होता है भाई, जैसे ही अकबर के मकबरे को लूटा और जैसे कब्र खोद कर उसकी अस्थियों को जला दिया, यहाँ पे ना औरंगजेब बिल्कुल पागल सा हो जाता है कि भाई मेरे दादा के मकबरे का भाई ये क्या हाल कर दिया इन जाटों ने। औरंगजेब गुस्से में यहाँ पे पागल हो जाता है। और यहाँ पे औरंगजेब क्या करता है भाई, औरंगजेब यहाँ पे एक है इसका शहजादा बेदार बख्त। कौन था? शहजादा बेदार बख्त को सेना के साथ भेज देता है। किस पे अटैक करने के लिए? आपके जो राजा राम थे। अब इन पे अटैक करने के लिए किसको भेजा भाई? शहजादा बेदार बख्त को भेज दिया। किस पे? राजा राम पे अटैक करने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है भाई, राजा राम और शहजादा बेदार के बीच में ना काफी भयंकर युद्ध होता है। और 14 जुलाई 1688 ईस्वी में, ठीक है, राजा राम युद्ध के दौरान मारा जाता है भाई। राजा राम की युद्ध के दौरान क्या हो जाती है भाई? मृत्यु हो जाती है। पर राजा राम अपने पीछे किसको छोड़ के जाते हैं भाई? अब राजा राम यहाँ पे इनका एक भतीजा था चूड़ामन। ठीक है, अब जो ये चूड़ामन है इसने जाटों का नेतृत्व किया। ठीक है, यहाँ पे जाटों का ये सिस्टम था भाई। ठीक है, बाकी थोड़ी सी डिटेल मैंने आपको औरंगजेब के विद्रोह में करवा रखी है, वहां पे जाके देख लेना। हमने थोड़ा सा ये देखना था कि जाटों का उदय कहाँ कहाँ हुआ था। जैसे भाई जो आपका बल्लभगढ़ राज्य का उदय था, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं भाई बल्लभगढ़ राज्य का उदय कैसे हुआ। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, बल्लभगढ़ राज्य का उदय। यहाँ पे भी किसका अधिकार था भाई? जाटों का अधिकार था। जो फतेहाबाद एरिया था यहाँ पे कंप्लीट जाटों का था भाई। अब देखो हम बल्लभगढ़ राज्य का उदय देखते हैं। जैसे ना औरंगजेब की मृत्यु कब होती है भाई? 1707 में हुई। और मैंने आपको बताया जब भी किसी शासक की मृत्यु होती है तो अराजकता फैलती है। इसका लाभ उठा के ना काफी जो हमारे हरियाणा के थे या कहीं पे भी हो, ओवरऑल इंडिया या ओवरऑल वर्ल्ड, तो है ना छोटे छोटे सामंत अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो ये बल्लभगढ़ एरिया है, वैसे ये क्या है भाई? फरीदाबाद जिले के अंदर है। फरीदाबाद जिले का एक ये छोटा सा कस्बा होता है। और जैसे मुगलों के टाइम पे जो ये एरिया था, यहाँ आसपास आपको पता है भी जाट नेता थे। उनमें से एक नेता थे कौन? गोपाल सिंह। यहाँ पे एक जाट नेता थे कौन? गोपाल सिंह। ठीक है, जो ये गोपाल सिंह हैं भाई, ये जाट नहीं, जाट ही थे ये लगा लो, क्योंकि यहाँ पे जाट ही रहते थे, ज़्यादातर जाटों का ही शासन चल रहा था यहाँ पे। जो ये गोपाल सिंह हैं, यहाँ पे ये अपना चला रहे थे, स्वतंत्र घोषित कर लिया इन्होंने। ये भी बहुत वीर और भैसासी टाइप आदमी था। इसने क्या किया भाई, दिल्ली और आगरा से जब इनके कारवां जाते थे मुगलों के, तो ये बीच रास्ते में ही लूट लेता था। तो
मुगलों के अधीन दिल्ली के पास लगते ही फरीदाबाद परगने को इसने खूब लूटा भाई। तत्कालिक जो आपके मुगल शासक थे उन्होंने ना इसको रोकने की काफी टाइम कोशिश रही, लेकिन हर बार वो क्या हो जाते भाई, असफल हो जाते। तो लास्ट में क्या करते हैं, जो मुगल शासक थे, कौन थे भाई मुगल शासक उस टाइम, फर्रुखशियर थे, क्योंकि औरंगजेब के बाद कौन आगे थे, फर्रुखशियर थे। जो मुगल शासक थे फर्रुखशियर, इनसे इन्होंने क्या कर लिया भाई, समझौता कर लिया कि भाई इनको ऐसे तो हराना आसान नहीं है, बार बार में मुगल हार रहे हैं यहाँ पे। तो इन्होंने ना गोपाल सिंह से समझौता कर लिया और फरीदाबाद का जितनी भी जागीरें थी वहां से, अपने फरीदाबाद का जो चौधरी साविरकार था वहां इन्होंने समझौता कर लिया। अब फरीदाबाद से इन्होंने क्या किया भाई, जो करें थी वगैरह थी उन सब का इन्होंने हटा दिया भाई, करों में से रुपए का, जैसे इनके बीच में क्या समझौता होता है भाई, जितना भी आप काम धाम करोगे, जितना आप टैक्स लोगे, टैक्स का एक आना किनको देना पड़ेगा, टैक्स का एक आना तुम्हें देना पड़ेगा गोपाल सिंह को। ये इनका समझौता हो गया था यहाँ पर, क्या कि भाई टैक्स का एक आना, जैसे 4 आने होते हैं ना भाई एक में, तो एक आना आपको यहाँ देना पड़ेगा, किसको, गोपाल सिंह को। अब जो गोपाल सिंह का बेटा था, गोपाल सिंह का बेटा कौन था भाई, थोड़ा नीचे दोबारा लिख लेते हैं हम। ये गोपाल सिंह है, इनके बेटे थे, इनके बेटे का नाम था भाई चरण दास। जो ये चरण दास है अब ये गद्दी पर बैठता है, ठीक है, और ये ना अपने पिता से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा वीर और साहसी था, और ये ना अब मुगलों की सत्ता को अस्वीकार करता था। कौन, जो चरण दास था, ये मुगलों की सत्ता को अस्वीकार करता था और हर चीज वहां, मतलब मुगलों को कर देने से, हर चीज से इसने मना कर दिया कि भाई भाड़ में जाओ, मैं नहीं देता तुम्हें कुछ भी, ठीक है। और जैसे ना ये मजबूत था, इसने मुगलों पर आक्रमण भी किया भाई। जैसे इसने मुगलों पर आक्रमण किया तो वहां पर ये हार जाता है, चरणदास यहाँ पे हार जाता है, और इसको पकड़ कर कहाँ लेके जाया जाता है भाई, दिल्ली लेके जाया जाता है इसको पकड़कर, जब ये हार जाता है मुगलों के साथ, और जेल में डाल दिया। फिर चरणदास का बेटा आता है, चरणदास का बेटा कौन था भाई, बल्लभ सिंह था। कौन था चरणदास का बेटा, बल्लभ सिंह, ठीक है। ये चरणदास का पुत्र था, जिसको हम बल्लभ नाम से भी जानते हैं, और इनको बल्लू भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इनको भाई, बल्लू, ठीक है। ये काफी है ना शार्प माइंड था, चतुर टाइप नहीं कहते, चतुर और कूटनीति में निपुण था ये। तो इसने क्या किया भाई, भरतपुर के राजा से सहायता ली। इसने किससे सहायता ली, भरतपुर पर भी जाटों का शासन चल रहा था भाई, भरतपुर पर शासन किसका चल रहा था उस टाइम, राजा सूरजमल का चल रहा था। तो इसने क्या किया भाई, भरतपुर के राजा से अपने सहायता ली और अपने पिता को रिहा करवा लिया। किनसे, मुगलों से करवा लिया, जो इनके पिता थे चरणदास, जिनको गिरफ्तार करके दिल्ली की जेल में भेज दिया था। अपने पिता को इन्होंने छुड़वाया, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया भाई, बल्लभ सिंह ने, जो आपका बल्लभगढ़ का किला, HSSC पूछता है आपसे बार बार में, बल्लभगढ़ के किले का निर्माण करवाया। बल्लभगढ़ के किले का निर्माण किन्होंने करवाया भाई, बल्लभ सिंह ने करवाया, जो किसका पुत्र था, चरणदास का पुत्र था, ठीक है। ये क्वेश्चन HSSC रिपीटेडली पूछती है, तो इसको इंपॉर्टेंट कह लो आप, ठीक है। बल्लभगढ़ के किले का निर्माण किन्होंने करवाया था भाई, बल्लभ सिंह ने करवाया था। अब यहाँ पे उसने ना अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया और काफी अच्छे तरीके से अपना काम कर रहा था। जैसे ना दिल्ली और फरीदाबाद के बीच का जितना एरिया था सब पे अपना अधिकार कर लिया, किसने, बल्लभ सिंह ने। अब क्या होता है भाई, बल्लभगढ़ के जो जाट शासक के साथ भी इनके संबंध अच्छे थे, जरूरत पड़ने पर उनकी सहायता भी करते थे, और जैसे रेवाड़ी के अहीर शासक से भी इनकी मित्रता अच्छी थी। इन सब के कारण ना बल्लभ बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया था, और वह ना मुगलों की कोई भी ऐसी परवाह नहीं करता था। जो अब अहमद शाह है, जब मराठों की सहायता से दिल्ली के लिए बादशाह बना था, तो उसने के जो प्रधानमंत्री थे इमाद, ठीक है, ये स्टोरी मैं आपको पीछे करवा चुकी हूँ। जो इमाद थे और अहमद शाह क्या बन गए थे उस टाइम, राजा बन गए थे, और इमाद क्या बन गए थे भाई, इनके प्रधानमंत्री बन गए थे। जो इमाद ने फिर क्या किया भाई, इमाद को भेजा गया कि भाई जाओ और इसको निपटा दो, किसको भाई, बल्लभ सिंह को निपटा दो। इमाद को भेजा, जो उस टाइम दिल्ली का प्रधानमंत्री था, कि भाई जा बल्लभ सिंह को निपटा। और मराठे भी यही चाह रहे थे कि भाई ऐसा कुछ हो,
तो इस प्रकार है ना, मराठा और मुगल की मिलीजुली सेना ने 1753 ईस्वी में क्या किया भाई, 1753 ईस्वी में इन्होंने ना बल्लभगढ़ के किले पर अटैक कर दिया, बल्लभगढ़ पर आक्रमण कर दिया। और जो इनकी मिलीजुली सेना का नेतृत्व था, इनकी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, मराठों का, और मुगलों की सेना का नेतृत्व कर रहा था भाई आपका अबीबत खान। कौन कर रहा था भाई, अबीबत खां यहाँ पे नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूं, इस युद्ध में नेतृत्व कौन कर रहा था, यहाँ पे ये युद्ध होता है इनके बीच में 1753 ईस्वी में, किसके खिलाफ, बल्लभ सिंह के खिलाफ। मराठे और मुगल दोनों मिल जाते हैं 1753 ईस्वी में, और इस युद्ध का नेतृत्व कौन करता है भाई, अबीबत खां इसका नेतृत्व करता है। और वहां से बल्लभ भी अपनी भी पूरी अच्छी बड़ी सेना को तैयार करके अपने युद्ध का आदेश दे दिया। पर क्या होता है भाई, दोनों के बीच में ना संधि हो जाती है, सुलह हो जाती है, और बल्लभ ने ना बकाया कर का भी अपना स्वीकार कर देना स्टार्ट कर दिया था। जैसे बल्लभ सिंह ने कहा ना कि भाई मैं नहीं देता तुम्हें कुछ भी, वैसे तो चरणदास ने किया था भाई, जिसका बाप स्ट्रोंग है उसका बेटा अपने आप स्ट्रोंग है। तो यहाँ पे बल्लभ सिंह क्या कहता है कि भाई जितना बकाया टैक्स है वो मैं तुम्हें दे दूंगा। अब जो मुगल सरदार था इबाबत, इसने क्या कर दिया भाई, जो इबाबत था, इस इबाबत को ही इमाद बोलते हैं। ठीक है, इसने क्या किया भाई, जो ये जाट एरिया था यहाँ से इसने टैक्स वसूलना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया भाई, टैक्स वसूलना स्टार्ट कर दिया। और जो आपके पलवल और उसके आसपास के जाट किसानों ने भी इसका विद्रोह कर दिया कि भाई हम क्यों दें। यही नहीं, उन्होंने इबाबत द्वारा जो भेजे गए इनके फतेहपुर के थानेदार थे उसको भी मार के भगा दिया था। इसके कारण इबाबत को दोबारा क्या करना पड़ा भाई, बल्लभगढ़ पे दोबारा अटैक करना पड़ा। और पहले जैसे बल्लभगढ़ को अपना वायदा पूरा करने के लिए शहर बुलाया गया, और फिर यहाँ पे भाई बल्लभ भी जाता है और उसके अंगरक्षक भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इबाबत और भाई बल्लभ के बीच में तू तड़ाक हो जाती है। तू तड़ाक होगी तो भाई ऑब्वियस बात है युद्ध होना ही था। युद्ध होता है तो जो इबाबत के अंगरक्षक थे, जो गए थे इसके साथ सेना के लोग, उन्होंने क्या किया भाई, यहाँ पर इन्होंने बल्लभ को मार दिया। यहाँ पे क्या कर दिया भाई, इन्होंने बल्लभ को मार दिया। ठीक है, बल्लभ का बेटा भी इसमें मारा जाता है। इसके बाद ना इबाबत ने क्या किया भाई, बल्लभगढ़ के किले पर भी हमला कर दिया, और किले पर हमला करने के बाद किले को भी अपने अंडर कर लिया। जाट बड़ी वीरता से यहाँ पे लड़े, लेकिन भाई लास्ट में वो हार जाते हैं। इबाबत ने यहाँ भाई धन वगैरह सब लूटा, और यहाँ पे इबाबत क्या करता है, अपनी जीत की खुशी में ना यहाँ पे उसने एक उपाधि धारण की। इबाबत ने कौन सी उपाधि धारण करता है भाई, यहाँ पे वो उपाधि धारण करता है निजामुल मुल्क। कौन सी उपाधि धारण करता है, निजामुल मुल्क आसफ जहां की। कौन सी उपाधि धारण की इस युद्ध को जीतने के बाद, निजामुल मुल्क आसफ जहां की यहाँ ये उपाधि धारण करते हैं। और अब यहाँ पे इन्होंने बल्लभगढ़ का नाम चेंज करके, बल्लभगढ़ का नाम चेंज किया। क्या नाम चेंज किया भाई, इन्होंने निजामगढ़ रख दिया। आता है ना निजामगढ़ किसका पुराना नाम है। ठीक है, यहाँ पे निजामगढ़ इन्होंने इस एरिया का नाम कर दिया किसका, बल्लभगढ़ का। और इन्होंने निजामुल मुल्क आसफ जहाँ की उपाधि धारण की। अब जो ये इमाद था इसको है ना फरीदाबाद और बल्लभगढ़ सारा एरिया दे दिया था कि भी तू यहाँ पे अपना काम चला। लेकिन इमाद के बाद जो बल्लभ के उत्तराधिकारी थे उन्होंने ना भरतपुर के राजा जो सूरजमल थे वहां से सहायता ली और राज्य को दोबारा पुनः प्राप्त कर लिया था। ये था भाई आपके बल्लभगढ़ का उदय। ठीक है, और जाटों का उदय, दोनों चीज हमने कर ली है। छोटी सी वीडियो है, देख लेना, क्योंकि छोटी छोटी चीजों में से ना क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन रहा है, बल्लभगढ़ के किले का निर्माण किन्होंने किया था, बल्लभ सिंह ने किया था, जिनको हम बल्लू कहते हैं। अब आ जाए इमाद और बल्लभ सिंह के बीच में युद्ध कब होता है, 1753 ईस्वी में होता है। नेतृत्व किसने किया, अमीबत खान ने किया। ये आ जाए बल्लभगढ़ का नाम चेंज करके निजामगढ़ किसने रखवाया था भाई, जो ये इमाद था इन्होंने रखवाया था। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, निजामुल मुल्क आसफ जहां की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और भाई जो जाटों का था, तिलपत का युद्ध कब हुआ था भाई, गोकुला की मृत्यु कैसे हुई थी, गोकुला के बाद शासक कौन बना था। ठीक है भाई, ये आ जाए अकबर की अस्थियां किन्होंने जलाई थी, राजा राम ने जलाई थी। ठीक है भाई, फिर इसके बाद हम करेंगे भाई राजा सूरजमल भी देखेंगे और भरतपुर का उदय भी देखेंगे। फिर उसके बाद आपके जॉर्ज थॉमस और ये आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो भाई अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस।